नमस्कार, मैं राम कुमार चौबे। आप सभी निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़े हुए शिक्षक भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके निष्ठा परिवार के एक सदस्य होने के नाते खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में इस कोरोना महामारी के भीषण दौर में जो निष्ठा का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जो सुचारू ढंग से ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता था और हम सभी भी शिक्षक भाई आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हमको आपको सबको ऑनलाइन मोड में अब इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनकर भागीदारी करनी है। कई मेरे शिक्षक भाई हैं जिन्होंने कुछ टॉपिक पे उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि सर कुछ ऐसे बिंदु है जिन पर एक बार आप थोड़ी सी अपनी परिचर्चा करें, अपनी बात रखें। तो मैं एक प्रयास करता हूं और प्रयास करता हूं कि मैं उन चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। आज का जो टॉपिक है NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इस पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो सबसे पहले एक ये भ्रांति कि ये कोई नियम है या कोई ऐसा जैसे कि RTE है, राइट टू एजुकेशन है, उससे भी जोड़कर इसको जिनको जोड़कर देखा जाता है। तो मैं आपको यह बताऊं कि NCF 2005 एक सुझावात्मक बिंदु है और यह विशेष रूप से आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने की बात नहीं करता है। इसका नाम से ही इसकी कई सारी विशेषताएं स्पष्ट है। जैसे इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। तो यह एक तरह का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क आप समझते हैं, जो फोटो का फ्रेमवर्क जैसे होता है कि वो एक ढांचा होता है और उस ढांचे में आप जो है कई सारी तस्वीरें, जो भी आपके मनपसंद की तस्वीरें हैं, आप उसको उसमें लगा सकते हैं। तो ठीक वैसा ही इसको भी आप महसूस करें कि यह एक पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क है, जो फ्रेम बना हुआ है और यह कहता है एक शिक्षक होने के नाते कि हम शैक्षिक बिंदुओं पे, आप एक शिक्षक होने के नाते अपने छात्रों को जिस तरह का कक्षा अध्यापन दें, शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उनको शामिल करें, उस पर वह कोई आपको रोकने की बात नहीं करता है। वो आपको आज़ादी देता है इस बात की कि आप जो है वो आप अपने मौलिकता के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी विद्वता के हिसाब से छात्रों को बेहतर ढंग से शिक्षण कार्यक्रम दें। मगर उसने कुछ 5 बिंदु जो उसके मार्गदर्शक सिद्धांत है, उसने वो 5 बिंदु आपके सामने ज़रूर स्पष्ट किए हैं कि आप बच्चों को किसी भी स्तर से पढ़ाएं। या तो आप जो हमारी आदर्शवादी व्यवस्था है, जिसमें गुरुकुल परंपरा की तरह होती है कि एक शिक्षक आदर्श होता है और उस शिक्षक के आदर्श स्वरूप का अनुकरण करते हुए छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या प्रकृतिवादी विचारधारा की तरह आप बच्चों को उनके प्रकृति के हिसाब से उनको शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो इस बात के लिए वो खुद स्वतंत्र है कि वो बाल केंद्रित उपागम के हिसाब से की तरह वो अपने रुचि के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से वो चीज़ों को सीखे और आप एक सुगमकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को निर्वाह करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो आपको शैक्षिक प्रक्रिया में कहीं रोक नहीं करता, बस वो एक 5 मूलभूत बिंदुओं की बात करता है। वो ये आपसे कहता है कि
आप जो शिक्षण की प्रक्रिया अपनाएं, सीखने सिखाने की जो क्रिया अपनाएं, उसमें आप इन 5 मूल सिद्धांतों को ज़रूर लागू करें, ताकि जो वो शैक्षिक प्रक्रिया है, जो हमारा जो पाठ्यचर्या है, वो पूरी तरह से बच्चों के शैक्षिक विकास में उसको समाहित किया जा सके। जैसे पहला कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। तो देखिए, हमने उपनिषद में एक पढ़ा, एक जगह जिक्र किया गया है कि शिक्षक मात्र केवल एक पथ प्रदर्शक नहीं होता, बल्कि शिक्षक जो है वो बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ज्ञान अगर व्यवहारिक न हो तो फिर वो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपका ज्ञान अगर जीवन के मूल्यों के साथ न जुड़े तो फिर उस ज्ञान की कोई महत्ता नहीं रह जाती। तो कहने का ये स्पष्ट तात्पर्य है कि जो ज्ञान है, जो बच्चों को हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया देते हैं, वो आसपास के जो परिवेश